नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भारत का जलवायु के बारे में। तो पिछले सेशन में क्या हमने क्या क्या कवर कर लिए थे, तो एक नज़र उस पर, एक दृष्टि उसमें डालते हैं। और अभी पढ़ेंगे मानसून की क्रियाविधि क्या क्या होती है, इनके निम्न चरणों के बारे में, इनके अंतर्गत समझा जाएगा। निम्न चरणों के बारे में जानेंगे, इनके कितने चरण होते हैं, इनके 4 चरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। तो पिछले सेशन का एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या कवर कर लिए थे। तो पिछले सेशन में हमने तो ये औसत तापमान जनवरी में होता है, भारत का औसत तापमान के बारे में देखा था। तो औसत तापमान उत्तर भारत में 10 डिग्री तक रहता है, उसके बाद 15 डिग्री तक होता है, फिर उसके नीचे उसके बाद जो जैसे जैसे आती है तो उसके बाद 15 डिग्री औसत तापमान, उसके बाद 20 डिग्री नीचे जैसे जाएंगे थोड़ा बढ़ते जाएगा तो 20 डिग्री, फिर यहाँ कर्नाटक में आ जाएंगे, ये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक में फिर 25 से 20 डिग्री तक रहेगा। फिर आपका तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक 20 से 25 डिग्री औसत तापमान रहता है। तो मानसून के बारे में हमने पढ़ लिया था। मानसून क्या होता है, तो मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। मानसून एक जुआ है, हमने देखा था, क्योंकि भारतीय कृषि हमारे मानसून पे ही निर्भर है, अधिकतम कृषि होती है हमारी मानसून पे ही। तो वार्षिक वर्षा आपका औसत तापमान जो है आपका जनवरी में होता है, औसत तापमान रहता है। समताप रेखाएं सेंटीग्रेड में, ये सेंटीग्रेड में है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ से यहाँ तक भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। इधर का भी आपका म्यांमार चले जाइए और यहाँ गुजरात, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश, ये सब हो गया 20 डिग्री तापमान औसत तापमान रहता है आपका जनवरी में। ये देख लिए थे। फिर आपका जो है मानसून ऋतु को 2 भागों में विभाजित किया गया था, 2 काल में, एक शुष्क काल और दूसरा आर्द्र काल में बांटकर 2 भाग में बांटे। तो शुष्क काल का 2 भाग होता है, एक शीत शुष्क काल होता है और दूसरा होता है, और शीत शुष्क, और दूसरा होता है आपका ग्रीष्म शुष्क काल, शीत शुष्क ऋतु होता है, दूसरा होता है ग्रीष्म शुष्क ऋतु। तो शीत शुष्क ऋतु जो है आपका मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है। तो मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है आपका शीत शुष्क ऋतु। अभी जो है आपका ग्रीष्म शुष्क ऋतु है, ठीक है, क्योंकि अभी दिसंबर नहीं है, नहीं फरवरी है, और न इसके बीच का दिन है, महीना है, ठीक है। तो ये पश्चिमोत्तर, उस टाइम में क्या होता है, शीत शुष्क ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और दक्षिण आयन में जो होता है आपका सूर्य रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होने के कारण पश्चिम भारत में उच्च दाब रहता है। जैसे यहाँ सूर्य रहेगा आपका, यहाँ पे ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया विषुवत रेखा। तो यहाँ आपका सूर्य रहेगा तो यहाँ आपका लो प्रेशर होगा, और इधर हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भारत स्थित है और यहाँ हाई प्रेशर रहेगा हमारा। तो वही बोल रहे हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है, और पश्चिम उत्तर यहाँ आपका आ गया तो उच्च दाब बना रहेगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर आएगा, ऊपर जाएगा आपका शीत शुष्क ऋतु में, तो ऊपर जैसे जाएगा हाई प्रेशर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा सूर्य का तापमान से आपका लो प्रेशर रहेगा, हवा हल्की हो जाएगी आपका तापमान होने के कारण। जैसे जैसे तापमान खत्म होगा, शीत बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर आपका जो हाई होते जाएगा,
हवा का, पवन का। और इधर की दिशा जो शीत होते जाएगा, शीत में आपका हाई प्रेशर बना रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ का औसत तापमान 10 डिग्री रहेगा। पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बना रहेगा तो कम रहेगा तापमान, हाई प्रेशर में आपका कम मिलेगा। जबकि इस समय दक्षिणी भारत में लगभग, और दक्षिणी भारत आपका यहाँ आ जाता है विषुवत रेखा के नीचे, तो दक्षिणी भारत में आपका ज़्यादा होगा प्रेशर, तापमान। प्रेशर कम और तापमान अधिक होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका दक्षिणी भारत में तापमान। ये आपका यहाँ आप देख लिए थे। फिर आप देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश प्राप्त होती है भूमध्य सागरीय, ये शीत ऋतु में। वो क्या होता है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रभाव से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन से यहाँ बारिश होती है, जो उत्तर पूर्वी से उत्तर इधर से इस दिशा में बहती है। उत्तर और उत्तर से आने वाली हवा पूरब की ओर, उत्तर से बहने वाली हवा, उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवा आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन होगा। ये आपका अस्थायी पवन नहीं है, व्यापारिक पवन हो जाएगा ये आपका। क्योंकि व्यापारिक पवन उसे कहते हैं जो कि विशेष महीना में बहती है, सालों भर नहीं बहता है, तो उसे व्यापारिक पवन कहता है। व्यापारिक पवन यही हुआ आपका शीत ऋतु में बहती है। तो इसी के कारण जो है भूमध्य रेखा से पश्चिमी विक्षोभ से बारिश प्राप्त होती है आपका शीतोष्ण। और ये हुए शीतोष्ण शीतोष्ण, आगे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसे कहेंगे। और जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा, तो उपोष्ण पछुआ जेट पवन के द्वारा आपका इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते भारत में हमारा पवन आता है, तो उधर से बारिश लेके आती है। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। और यहाँ क्या कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ से अल्प वर्षा प्राप्त होती है। और अल्प वर्षा कहाँ होती है, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब हरियाणा में जब अल्प वर्षा होती है तो गेहूँ और चना, सरसों का फसल में मदद होता है। तो सच गेहूँ करके हमने बताया था, तो सच गेहूँ यानी कि सरसों और चना गेहूँ में जो है फसल वृद्धि में लाभदायक होती है आपका अल्प वर्षा पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और पंजाब में। आगे हमने देखा था कि राजस्थान में इसी वर्षा को आपका शीत ऋतु में जो बारिश होती है दिसंबर से फरवरी में, मावट कहता है राजस्थान में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए वही शीत ऋतु में बारिश होने वाली सेब की खेती के लिए जो है लाभदायक होती है। और यही शीत ऋतु फिर देखिए हिम रेखा के ऊपर, हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर हिमपात होता है, इसी से मदद मिलता है हिमपात होने में, जिससे कि नदियां सालों भर सदा नीरा बनी रहती है। ठीक है, नदी में पानी रहने में भी शीत ऋतु मदद करती है। उत्तर पश्चिम भारत में इस समय शीत लहरें भी देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हो गया। और शीत ऋतु से औसत वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत होता है, तो आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में जो बारिश होती है वो कुल बारिश का औसत 3% बारिश होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। फिर अब सूक्ष्म मानसून का ही दूसरा ये भाग है आपका ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखें, ग्रीष्म शुष्क ऋतु भी इसे कहते हैं। तो यह मार्च से मध्य जून तक रहती है। तो अभी जो है आपका चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, और इस टाइम में भारी बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु का बारिश ये हो गया आपका, यहाँ से आपकी बारिश जो है अधिक होती है। तो ये मार्च से लेके मध्य जून तक रहती है। इस समय सूर्य उत्तरायण में रहता है। तो इस समय जो है आपका सूर्य उत्तरायण में रहता है। और
यहाँ हमारा भारत स्थित है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा सूर्य रहेगा। यहाँ उत्तरायण में सूर्य है हमारा, तो यहीं से फोकस पड़ेगा तो यहाँ हमारा लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ हमारा हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा वायु का वेग होता है गति, तो यही है। और 21 मार्च से सूर्य हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो क्या होगा, वायु की दिशा इधर से होगी, इधर से, ठीक है। तो देखिए 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर, और 21 मार्च को जो है सूर्य पूरे तरह से बीचों बीच रहता है विषुवत रेखा पर, एवं 23 जून को कर्क रेखा पर, और 23 जून को कर्क रेखा के लंबवत होता है सूर्य। और जैसे ही मार्च का महीना आता है तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, और मध्य मई तक जो है तापमान बढ़कर मध्य मई तक जो है लास्टली मई का लास्ट सप्ताह या थर्ड सप्ताह में आपका तापमान बढ़कर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है आपका मध्य मई तक। उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय लू चलती है, तो उत्तर पश्चिम भारत में आपका क्या होता है, इसी टाइम पे लू चलता है, ठीक है। काहे कि इस टाइम पे जो है आपका उत्तर पश्चिम भारत में अधिक उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होने के कारण अधिक लू चलती है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो तापमान कई स्थान पर कभी कभी जो है आपका 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है, और राजस्थान में तो 49 डिग्री, अब बिहार और उत्तर प्रदेश में 38 से 40 डिग्री आपका तापमान रहता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में इसी समय 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान। तो केरल और महाराष्ट्र में थोड़ा राहत वाली बात है। और वहीं आपका उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया आपका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और उत्तर भारत में आपका बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, 38, 40, 49 डिग्री ऐसे करके। आगे देखिए क्योंकि उधर लो प्रेशर रहेगा, सूर्य उत्तरायण में रहेगा, तो कर्क रेखा पे हमारे जो है लंबवत रहता है, तो कर्क रेखा पे स्थित बीचों बीच गुजरता है हमारे भारत से, तो इसके बीचों बीच है। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवन, स्थलीय सूक्ष्म धूल भरी आंधी के मिलने से तूफान का निर्माण होता है। तो दक्षिण पूर्व दिशा से जो प्रवाहित होती है पवन, तो धूल भरी आंधी से तूफान का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो शीत शुष्क ऋतु में अब पश्चिम उत्तर दिशा में आपका उच्च वायु दाब रहता है, दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन दिशा में होने के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य को होने के कारण, तो वही पश्चिम उत्तर भारत में जो है आपका वायु दाब जो है उच्च वायु दाब में बदल जाता है। निम्न वायु दाब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में बदल जाता है पश्चिम उत्तर भारत का, मतलब हाई प्रेशर आपका निम्न प्रेशर में बदल जाता है। क्योंकि जब सूर्य उल्टा होता है इसमें, जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे, सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे तो आपका इधर हाई प्रेशर होगा उत्तरी गोलार्ध में, और इधर लो प्रेशर होगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे तो आपका इधर जो है लो प्रेशर होगा और इधर हाई प्रेशर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो वही है हाई प्रेशर, यहाँ आपका पहले सूर्य यहाँ था तो हाई प्रेशर आपका उत्तरी गोलार्ध में था, और वही हाई प्रेशर धीरे धीरे जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यही हाई प्रेशर धीरे धीरे लो प्रेशर में बदल जाता है। तो वही यहाँ कहा गया है हाई प्रेशर जो है उच्च वायुदाब इस समय धीरे धीरे निम्न वायुदाब में बदल जाता है पश्चिम उत्तर भारत में। और क्या कहता है दक्षिण पूर्वी आर्द्र वायु समुद्री और दक्षिण पूर्व से आने वाली आर्द्र समुद्री वायु पवन जो है स्थलीय सूक्ष्म भरी धूल भरी आंधी के मिलने से तूफान का निर्माण करता है।
तो यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा से जैसे ही समुद्री पवन उठा, स्थलीय पवन में मिला और यहीं आके जो है आपका यहाँ धूल वाली आंधी में मिलकर तूफान का निर्माण किया। यहीं से आपका तूफान का निर्माण हो गया। आपका इस घूमते घूमते अब ये तूफान जो है पवन इधर जाएंगे, किधर भी जा सकते हैं। तो आपका समुद्री पवन और स्थलीय पवन मिलने के बाद जो है पवन की गति और तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका तूफान का निर्माण होता है। तीव्र पवन को ही तूफान का नाम दिया जाता है। तो इस समय मानसून पूर्व की बारिश प्राप्त करता है। तो पूर्व की दिशा से बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही है आपका उस टाइम पे बारिश पवन, तो वहीं से उठाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा के समुद्र से उठाएगा पानी और बारिश करवाएगा। और औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होता है। तो औसत वार्षिक वर्षा का 10% बारिश करवाता है आपका ये ग्रीष्म शुष्क ऋतु में औसत वार्षिक वर्षा होता है। और इसी टाइम पे जो है असम में इसी बारिश को क्या कहता है, चाय वर्षा, टी सावर, बंगाल में काल बैसाखी और केरल में आम्र वर्षा, जो कि आपका मध्य मार्च से लेकर जून तक का समय है, मध्य जून तक। और इसी वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है आपको कर्नाटक का ये कॉफी वर्षा को। उड़ीसा में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म भी उत्पन्न होता है इसी टाइम पे, जो है मार्च से लेके जून, मध्य जून तक जो बारिश होती है, इसी टाइम पे तेज बिजली कड़कता है और उसी के साथ बारिश होती है। और तेज बारिश भी होती है, कभी कभी वृष्टि भी होती है इसी टाइम पे। वृष्टि खासकर जो इस टाइम पे थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका जून के बाद जो बारिश होती है लगभग दिसंबर सब में वृष्टि होती है। क्योंकि आप उधर देखें कि हिमालय के क्षेत्र में बारिश करवाती है शीत शुष्क ऋतु में मानसून से, तो उस टाइम पे आपका जो है वृष्टि आने का ज़्यादा संभावना होता है, जिससे कि छोटे छोटे पत्थर के रूप में कभी देखे होंगे आपने। तो पत्थर बोलता है कि पत्थर पड़ा है, पत्थर का बारिश हुआ है। तो ये देखिए आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन एवं निर्वर्तन के काल, आगमन और निर्वर्तन का काल। तो आर्द्र काल में अब जानते हैं मानसून का आगमन का काल होता है आर्द्र काल के अंतर्गत, और निर्वर्तन के काल को सम्मिलित किया गया है। तो आर्द्र का काल कब होता है, तो आर्द्र का काल में इस टाइम पे जो है भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। 74% आपने देखा था कल, ये 74% होती है बारिश आपका आर्द्र काल में। क्योंकि मानसून का काल इसी को कहेंगे, मानसून से बारिश होने वाले आर्द्र का काल। और आगमन, जैसे मानसून का आगमन होता है और लौटता हुआ मानसून वापस जब जाता है, तो मानसून आगमन से लेके मानसून को लौटने तक का काल को आपका आर्द्र काल कहा जाएगा। इसी के बीच का काल को सम्मिलित किया गया है। और जहां मानसून की प्रभाविता की अवधि मध्य जून से मध्य सितंबर, देखिए, और इसी टाइम पे मध्य जून से मध्य सितंबर तक का काल आपका हो गया आर्द्र काल। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी टाइम पे जो है आपका ये धान की बुआई होती है, धान की रुपाई इसी काल में होता है जून में। जून में आपका जो है बिचड़ा पारा जाता है। उसके बाद अगस्त में आपका जुलाई अगस्त में लगभग आपका जो है धान की बुआई की जाती है। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जल चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं निर्वर्तित मानसून का मुख्य काल मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक है। तो निर्वर्तित जब लौटता हुआ मानसून है, तो उस टाइम पे
कब लौटता हुआ मानसून का काल है, तो सितंबर से लेके मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक जो है 2 महीना आपका मानसून लौटता हुआ हो जाएगा। और जून अभी जो है मध्य जून से अब अभी आगमन, मानसून का आगमन का काल अभी का टाइम है, ठीक है। ऐसे ध्यान याद रखिएगा, जोड़ जोड़ के एक दूसरे से जो है आप जोड़िएगा, तो ये आपको ध्यान में अच्छा से याद हो जाएगा। कंटेंट को कनेक्ट कीजिएगा एक दूसरे से, तो आपको लंबे समय तक अस्थायी रूप से याद रहेगा। तो अभी जो है आपका कौन सा काल चल रहा है मानसून का, तो आगमन का काल चल रहा है, ठीक है। आगमन का काल मानसून का चल रहा है, मध्य जून से लेके आपका मध्य सितंबर तक चलेगा। और मध्य सितंबर से लेके मध्य दिसंबर तक जो है आपका लौटता हुआ मानसून रहेगा। इसी टाइम पे कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है, जो कि धान के फसल खराब होने की संभावना, कटा हुआ धान खराब होने की संभावना रहता है। तो उस टाइम पे अगर आपने सही टाइम पे अपना धान की तैयारी कर ली है तो सही, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका आगमन मानसून में 74% और लौटता हुआ मानसून में 13% बारिश होती है। और आपका 10% बारिश होती थी ग्रीष्म शुष्क ऋतु में, और शीत शुष्क ऋतु में आपका जो है 3% बारिश होती थी। क्या करते हैं, आप जलवायु को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे चलिए देखते हैं मानसून की क्रियाविधि के बारे में। इसे निम्न चरणों के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो कितने चरण हैं इनके, तो 4 चरण में बांटा गया है। मानसून का आरंभ और उसका अग्रसरण। दूसरा नंबर में है वर्षा लाने वाले यंत्र, मानसूनी वर्षा का वितरण, मानसून का विच्छेद। तीसरा में है, चौथा में है मानसून में निर्वर्तन। तो ये 4 चरण के अंतर्गत समझा जा सकता है मानसून को। तो आरंभ और उसका अग्रसरण मानसून का, वर्षा लाने वाले यंत्र मानसूनी वर्षा का वितरण, मानसून का विच्छेद, मानसून में निर्वर्तन, ये 4 चरण है। तो इसको विस्तार से जानते हैं आगे। तो मानसून को 4 चरण में जानेंगे। तो इसमें पहला चरण आपका हो जाएगा मानसून का आरंभ व अग्रसरण। इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो है कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि यहाँ आपका उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका सूर्य है, आपका विषुवत रेखा यहाँ से आपका गुजरती है, विषुवत रेखा यहीं आप यह देख लीजिए जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी गुजरती है विषुवत रेखा, आपका यहाँ से कर्क रेखा, और यहीं आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका सूर्य रहता है। तो यहाँ जहाँ गर्मी रहेगा, सूर्य रहेगा, वहाँ निम्न दाब होगा। गर्मी के कारण आपका निम्न दाब है, यहाँ निम्न दाब है। और इस क्षेत्र में आपका निम्न दाब है। हिमालय क्षेत्र को छोड़ के, हिमालय क्षेत्र में आपका हाई प्रेशर उच्च दाब होगा, और थोड़ा बहुत होगा जब आपका दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा, तो यहाँ और ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा। सूर्य के होने के कारण निम्न दाब जो है, हाई प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो वहीं आपका यहाँ से आपका चलेगी उच्च दाब, यहाँ रहेगा उच्च दाब। तो उच्च दाब होने से यहाँ हाई प्रेशर है आपका, यहाँ से इधर से आपका निम्न दाब की ओर आपका पवन प्रवाहित होती है। तो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की ओर पवन का दिशा वेग होती है। पवनों का वेग हाई से लो के दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार ये इधर से जाके इधर जहाँ जहाँ इसे अपना स्थान मिलता है, इसे लो प्रेशर, वहाँ भारी से हल्का की ओर, ठीक है। भारी दिशा से लेके हल्का, हमेशा हल्का चीज़ कोई भी है हल्के की ओर में जाना चाहता है। तो भारी की ओर से हल्के दिशा में पवनों का गति होता है। तो आगे जानते हैं मानसून का अग्रसरण या आगमन या आरंभ कैसे होता है। तो आपका तापीय संकल्पना है, एक सिद्धांत में से एक तापीय है, तापमान का संकल्पना है। इसके अनुसार क्या है कि 21 मार्च के बाद जो है, जब सूर्य उत्तर
उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। सही बात है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है। मध्य जून आते आते गर्मी आपका बेहद बढ़ जाता है। आपने ये कई बार अनुभव किया होगा। और पश्चिमी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पश्चिम उत्तर भारत में क्या होता है आपका, पश्चिम उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, पश्चिम उत्तर भारत में। तो ये हो गया आपका पश्चिम उत्तर भारत, निम्न दाब का क्षेत्र ये बन जाता है आपका। तो निम्न दाब क्षेत्र, ये निम्न दाब क्षेत्र इतनी शक्तिशाली होती है, निम्न दाब भी जो है, गर्म हवा जो है आपका इतना शक्तिशाली होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर में व्यापारिक पवन जो चल रही होती है विषुवत रेखा को पार कर, तो इतनी शक्तिशाली होती है। इसके बारे में ये दिया गया है कि आपका गर्म हवा जो है, निम्न वायुदाब जो है इस क्षेत्र में इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर इस ओर आकर्षित हो जाती है। तो विषुवत रेखा जो आपका 0 डिग्री को भी पार करके आपका हाई प्रेशर और उधर से दक्षिण आकर्षित होकर आपका विषुवत रेखा को भी पार कर देता है, भूमध्य रेखा को, एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में भारतीय पवन तंत्र की अंग बन जाती है। और यही पवन जो है विषुवत रेखा को जो पार करती है आपका हाई प्रेशर वाली पवन, व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध की, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में दक्षिण से उठती है तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में हमारा निम्न वायुदाब है, गर्म हवा है, तो ठंडी हवा गर्म हवा की ओर प्रवाहित होगी। तो वही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के रूप में भारत पवन तंत्र का अंग बन जाता है, बन जाती है हजारों किलोमीटर। ये पवन जो है आपका हजारों किलोमीटर, तो ये पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवन हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये हजारों किलोमीटर समुद्री यात्रा करती है। समुद्री, ये आपका समुद्र हो गया, समुद्री यात्रा करने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है नमी होती है, आर्द्र होती है ये पवन। क्योंकि ये आपका पवन जो है समुद्र से आ रही है, ये पवन प्रवाहित हो रही है, तो अब इसमें आर्द्र होगी ये इस पवन में, तो अतः काले कपासी बादल उमड़ने लगते हैं। यही पवन के कारण जो है बादल जो है आसमान में जो हम देखते हैं तो काले कपासी बादल उमड़ने लगता है इसी के कारण, और उमस का वातावरण बन जाता है। तो हाई प्रेशर का वातावरण बनने लगता है तो वहाँ वायु की कमी हो जाती है, धीरे धीरे जो सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है, उमस पैदा होने लगता है। और कई किलोमीटर दूर तक जो पहले दिखाई देता है साफ साफ, वो दिखाई नहीं देने लगता है आर्द्र और नम वायु होने के कारण। तो यही सब कारण है, अतः इनसे भारी वर्षा होती है। तो भारी चीज़ हल्का होने के लिए बारिश होगा ही। ये भारी उमस काले बादल, कपासी काले बादल उमड़ने के कारण ये वायु जो है भारी हो जाती है। भारी होने के बाद ये बारिश करवाती है, भारी बारिश होती है इससे। इस प्रकार मानसून का आकस्मिक प्रारंभ हो जाता है। मानसून का जो है आगमन हो जाता है, या अग्रसरण कहेंगे इसे ही, मानसून का अग्रसरण, जिसे मानसून प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, या मानसून विस्फोट, प्रस्फोट भी कह सकते हैं इसे, कहते हैं। इस समय आगे है, इस समय पर्वतों का वितरण वर्षा का मुख्य निर्धारक होता है। और इस समय अब देखिए क्या होता है, पर्वतें होती हमारी, पर्वत श्रृंखला, कुछ लंबे, कुछ श्रृंखला के रूप में, कुछ कम लंबे, किसी की ऊंचाई कम किसी की ज़्यादा। तो इधर से आपका पवन आ रही होती है, इधर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है पवन। तो क्या होता है, आपका पर्वत अभिमुख
ये पर्वत अभिमुख क्षेत्र क्या होता है, पर्वत के सामने यानी अभिमुख, पर्वत अभिमुख क्षेत्र में भारी बारिश करवाएगी। ये आपका भारी बारिश करवाती है, पर्वत अभिमुख क्षेत्र में आपका भारी बारिश होगी आपका जो है इस प्रकार। और पर्वत के विमुख क्षेत्र में जो है, पर्वत विमुख क्षेत्र में आपका बारिश जो है, जबकि पवन विमुख क्षेत्र में पवन जो है विमुख क्षेत्र में कम बारिश होने से वृष्टि छाया क्षेत्र और मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो जाने आपने मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, तो आपके पीछे जो है इनके विमुख क्षेत्र, पर्वत के विमुख क्षेत्र या पीछे क्षेत्र इसे कहेंगे, तो इसमें बारिश का जो है मात्रा कम होती है। और इसे ही बारिश कम होने, क्योंकि पर्वत ने बारिश को जो है वायु को रोक के आप अपने सामने ही बारिश करवा लिया पूरा, और इसके पीछे तो बारिश होने के लिए बचा ही नहीं कोई जल, तो जो थोड़ी बहुत बचा था इधर हुआ बारिश, और इसी के कारण कम बारिश होने के कारण आपका जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पर्वत विमुख क्षेत्र में कम बारिश होती है। आपने जाना मरुस्थल कैसे निर्मित हुआ, तो जानते हैं फ्लोन का प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। तो पछुआ पवन सिद्धांत के बारे में जानते हैं, फ्लोन प्रति विषुवतीय पछुआ पवन। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्वी यानी कि इसे पूर्वा पवन भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को पूर्वी पवन भी कहता है, या पूर्वा पछुआ पवन कहता है आपका उधर। तो उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भाग में पछुआ पवन बारिश करवाती है, और पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन जो है आपका पूर्वी भाग में बारिश करवाती है। ठीक है, तो व्यापारिक पवन ये हो गया आपका पूर्वी पवन, पूर्वा हवा ये बहती, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क क्षेत्र, तो आपका उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के संपर्क क्षेत्र, जो ये दोनों का संपर्क क्षेत्र जो है इसे ITCZ के से संकेत के रूप में किया है, इसे नाम दिया गया ITCZ क्षेत्र। इस क्षेत्र को, संपर्क क्षेत्र को ITCZ के रूप में जाना है। तो ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में प्रति विषुवतीय पछुआ पवनें चलती है। तो इस क्षेत्र में प्रति विषुवतीय पछुआ पवन चलती है जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में ITCZ का उत्तरी भाग भारतीय भूभाग की ओर खिसक जाती है। तो ITCZ का उत्तरी भाग जो है भारतीय भूभाग की ओर खिसक जाती है। अधिकतम खिसकाव 30 डिग्री नॉर्थ, तो अधिक जो है खिसकती है तो 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो यही पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में वर्षा कराती है। तो कौन से पवन हमारे भारत में अधिकांश वर्षा कराती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिम की ओर से आने वाली मानसून अधिक वर्षा करवाती है, दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली पवन, और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली पवन और दक्षिण पूर्व से आने वाली पवन के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं, ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसे हम कहेंगे अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इसको मानचित्र में देखते हैं। जुलाई में ITCZ, जुलाई में होता है आपका ITCZ। ये रहा ITCZ आपका जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रवाहित हो रही है, और ये हो गया आपका पूरब दक्षिण पूरब मानसूनी हवाएं ये। तो ये हो गया आपका, ये आने वाली जो है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब से आने वाली संपर्क क्षेत्र जो ITCZ बनाएगा इसे।
यहाँ से इधर ये प्रवाहित होगा, इधर से ये प्रवाहित होगा। इसकी गति इस ओर होगी, पवन की दिशा। तो कोटेश्वरम का पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब आगे जानते हैं। पहले जाना फ्लोन का प्रति विषुवतीय पछुआ पवन। तो फ्लोन का प्रति विषुवतीय पछुआ पवन के बारे में जाने। आगे कोटेश्वरम का पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत कोटेश्वरम ने दिया था। तो कोटेश्वरम के अनुसार क्या कहता है, ITCZ के उत्तर की तरफ खिसकाव से हिमालय के, कोटेश्वरम के अनुसार तो ITCZ उत्तर की तरफ खिसकाव से हिमालय के दक्षिणी भाग में, तो हिमालय जो है हमारा दक्षिणी भाग में, इधर दक्षिणी भाग में सक्रिय उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। इस समय हिमालय तथा तिब्बत, इस समय क्या होता है, हिमालय और तिब्बत के पठार के गर्म होने तथा गर्म हवाओं के ऊपर उठने से, तो इस टाइम पे जो है आपका गर्म होता है इधर तिब्बत का पठार और हिमालय क्षेत्र। तो गर्म हवा के ऊपर उठने से ऊपरी वायुमंडल में प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण पूर्वी जेट पवनों का आविर्भाव होता है। तो इस समय प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पूर्वी जेट पवन का आविर्भाव आगमन होता है। इस क्षेत्र में ऊपर उठी वायु की दक्षिणी शाखा मेडागास्कर, तो ऊपर उठी वायु की दक्षिणी शाखा मेडागास्कर के पास मैस्करनी उच्च दाब क्षेत्र में उतरकर सतही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में पवन की चक्रीय व्यवस्था हेडली सेल पूरी करती है। तो चक्रीय जो है व्यवस्था हेडली सेल पूरी करती है। आपका मेडागास्कर जो है दक्षिण अफ्रीका के साइड में है, पूरब की ओर में, दक्षिण पूरब में है स्थित। तो हेडली सेल पूरी करती है चक्रीय व्यवस्था। तो यहाँ उतर कर सतही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में पवन का चक्रीय व्यवस्था हेडली सेल पूरी करती है। इस क्रम में लंबी समुद्री दूरी तय करने के कारण उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है एवं इसलिए पर्वतीय ढालों के अभिमुख क्षेत्र में, तो पर्वतीय ढालों के अभिमुख यानी सामने, पर्वतीय ढालों के सामने यह पर्याप्त मात्रा में बारिश करवाती है, बारिश में सहायक होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इन मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती है। तो उष्णकटिबंधीय जेट पवनें जो है आपका क्योंकि इक्वेटर पे जहाँ आपका रहेगा सूर्य बीचों बीच, तो उस टाइम पे विषुवत रेखा पर रहने के बाद आपका लो प्रेशर रहेगा। तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ है आपका लो प्रेशर और इधर आपका हाई प्रेशर है, ध्रुव पे हाई प्रेशर है और यहाँ भी आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर है। यहाँ आपका सूर्य जब बीचों बीच आ जाता है इस टाइम पे, तो यहाँ बारिश आपका जो है हाई से लो प्रेशर की ओर वायु की गति होगी, हाई से लो प्रेशर। तो यहाँ इस बीच में जो है आपका ये आपका अधिकतम बारिश करवाएगी। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इन मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती है। तो उष्णकटिबंधीय इसी बीच के जो है पवनें इस मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती है। तो आपने जाना इनके बारे में। तो आगे देखिए, भारत मौसम केंद्र, और इधर ऊपर देख लीजिए क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ मंडल है दिया गया है। JW है, JE है, यहाँ ये JW है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, मानसून अवदाब। और नीचे दिया गया है आपका
अक्षांश तिब्बत। तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो लो प्रेशर अधिक हो जाता है, तो यहाँ की वायु शक्तिशाली होने के कारण जो है हाई प्रेशर को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो वही विषुवत रेखा है, यहाँ पूर्वी जेठ है, यहाँ पछुआ जेठ है। तो पछुआ जेठ को JW से संकेत किया गया है और पूर्वी जेठ को JE से संकेत किया गया है। ये हो गया आपका विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा ये 30 डिग्री पर अक्षांश पे है। आगे देखिए, तो भारत में मौसम केंद्र कहाँ कहाँ अवस्थित है, तो जानते हैं नैनीताल में है। ये नैनीताल में आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला हो गया आपका। ये उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला है। देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ये हो गया देहरादून में, ये हो गया मौसम केंद्र वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। यहाँ उत्तराखंड में 2 हो गया। अब आगे है दिल्ली में 2 है आपका भारतीय मौसम विभाग, दिल्ली में स्थित है, स्थापित किया गया, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। और आगे देखिए मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ कहाँ है, तो कोलकाता अब आते हैं। तो कोलकाता में भी 2 है भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय, और दूसरा है राष्ट्रीय एटलस विषयक मानचित्रण संगठन। तो कोलकाता में 2 हो गया भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय, दूसरा है राष्ट्रीय एटलस विषयक मानचित्रण संगठन। ये दूसरा हो गया, कोलकाता में भी 2 है। आगे जानिए गुजरात में भावनगर में, गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक व समुद्रीय रासायनिक शोध संस्थान है, मौसम विज्ञान, ये भी है केंद्र। आगे है मुंबई में, मुंबई का है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है एक, आपका भावनगर गुजरात में भी एक है, और पुणे में देखिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान। हैदराबाद में सबसे अधिक है, तो हैदराबाद में 3 है। देखिए कौन कौन से, तो हैदराबाद में आपका आंध्र प्रदेश, अभी तमिलनाडु का हिस्सा है जो हैदराबाद। तो यहाँ राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र है एक हो गया, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय सामुदायिक सूचना केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय सामुदायिक सूचना केंद्र हो गया, और तीसरा हो गया आपका केंद्रीय सामुदायिक शोध संस्थान, मत्स्य शोध संस्थान, केंद्रीय सामुदायिक मत्स्य शोध संस्थान। ये हो गया आपका हैदराबाद में। तो हैदराबाद में 3 हो गया आपका राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान केंद्र, दूसरा हो गया भारतीय राष्ट्रीय सामुदायिक सूचना केंद्र, और केंद्रीय सामुदायिक मत्स्य शोध संस्थान हो गया। अब आगे देखिए चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, और राष्ट्रीय सामुदायिक तकनीकी संस्थान आपका चेन्नई में है। आगे देखिए बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, और तिरुवनंतपुरम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। वीडियो पॉज करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा ये सब सारे मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में। अब आइए बाढ़ व सूखा क्षेत्रों की पहचान करते हैं। तो भारत में वर्षा का प्रादेशिक मौसमी वितरण अत्यधिक विषम है। तो अंतर अधिक है, प्रादेशिक यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मौसम वितरण अत्यधिक विषम है, यानी अंतर है। जहाँ एक और जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 9 सेंटीमीटर से कम बारिश आपका जैसलमेर में होती है, वहीं मासिनराम में 1140 सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश होती है। तो एक ही जो है देश में जो है आपका भारत में एक जगह जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर होती है, वहीं मासिनराम में जो है 1140 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो उससे अधिक बारिश होती है, 1140 से भी अधिक
बारिश होती है मानसून ऋतु में। इस प्रकार जो है भारत में अधिकतर बारिश जून से सितंबर के 4 महीने में, जून से सितंबर के 4 महीने में आर्द्रतम महीनों में ही होती है। तो अधिक बारिश जून से सितंबर के महीने में होती है। अतः बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए निश्चित और निश्चित वर्षा वाले क्षेत्र को जानने के अलावा वर्षा की विचलनशीलता की प्रकृति को समझना भी आवश्यक है। सामान्यतः अनिश्चित वो कम वर्षा विचलनशीलता अधिक है और ये क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका विचलनशीलता की प्रकृति को जानने के बाद क्या होता है, अनिश्चित और कम वर्षा होती है विचलनशीलता को कम होने के बाद, और विचलनशीलता अधिक होती है। जहाँ विचलनशीलता अधिक होती है वहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, और जहाँ विचलनशीलता कम होता है अनिश्चित, तो वहाँ बारिश अधिक होता है। ये आपका हो गया। तो मानसून ऋतु में क्या होता है, 1140 सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश होती है। तो भारत का सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक आपका बारिश का क्षेत्र मेघालय का मानसून ऋतु ही है। ठीक है। और आगे देखते हैं सूखा। यह एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम है जो किसी क्षेत्र विशेष में अस्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करती है। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चित प्रकृति के अलावा कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकता है। सूखे को 3 प्रकार में बांटा गया है। सूखे को 3 प्रकार में बांटा गया है। सूखा होने के कारण 2 है, जल का असंतुलन होना, और दूसरा है कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी है सूखा होने में। मानसून की अनिश्चित प्रकृति, ठीक है। सूखा मौसम में जो है सूखा मौसम का आगमन में सहायक होती है। सूखा क्षेत्र का ये या सूखा मौसम तो सभी क्षेत्र में हो सकता है एक टाइम पे, लेकिन सूखा क्षेत्र में सहायक होता है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र भारत का। तो मानचित्र में देखते हैं सूखा प्रवण क्षेत्र। तो ये यहाँ जो बॉक्स देके दिया है वर्ग बन के बना है, तो जोन 1 है, यहाँ अत्यधिक सूखा है। ये जोन 2 है तो गंभीर है, और जोन 3 है सामान्य है, सूखा रहित क्षेत्र आपका खाली बॉक्स है। ठीक है। तो जानते हैं ये हो गया आपका सूखा रहित क्षेत्र। ये हो गया आपका 3 जोन में बटा हुआ है, या सामान्य क्षेत्र हो गया, ये भी सामान्य क्षेत्र, ये भी सामान्य क्षेत्र हो गया आपका। और ये ऐसे करके जो दिया है ये दूसरे जोन में है, यानी कि गंभीर क्षेत्र है ये आपका। और तीसरा जोन जो है आपका वर्ग के आकार का है। तो तीसरा जोन है आपका ये हो गया आपका तीसरा जोन, प्रथम जोन ये हो गया, दूसरा जोन ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका ये पहला जोन हो गया जहाँ की सूखा है, अत्यधिक सूखा है। और ये दूसरा जोन हो गया आपका, ये दूसरा जोन हो गया जहाँ की गंभीर है, गंभीर हालत में सूखा है। ठीक है। और ये हो गया आपका तीसरा जोन जो कि यहाँ सामान्य है, नहीं सूखा है नहीं ज़्यादा बाढ़ है। और ये सब क्षेत्र जो है आपका खाली जगह जहाँ है, ये हो गया चौथा क्षेत्र जहाँ की सूखा नहीं है। ठीक है। मौसम विज्ञानी के अनुसार क्या है कि किसी बड़े क्षेत्र में 75% से कम वर्षा प्राप्त होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मौसम विज्ञान के अनुसार ये बताया 75% से कम बारिश होते हैं
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जलीय सूखा क्या होता है? तो जलीय सूखा है मौसम विज्ञानी सूखा की अवधि के काफ़ी लंबा होने, सूखा का अवधि क्या हो कि काफ़ी लंबा होने पर जलीय सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सूखे के समय नदियाँ, तालाब, झील जैसे जल स्रोत सूख जाते हैं, तो इसे सूखे के जलीय सूखा कहा जाएगा। कृषिगत सूखा, तो कृषिगत सूखा उसे कहेंगे जहाँ की यह फसल के लिए अपेक्षित वर्षा से काफ़ी कम बारिश होता है। फसल के लिए कृषि करने में जो काफ़ी अपेक्षा से काफ़ी कम बारिश होती है का परिणाम है सूखा, कृषिगत सूखा। इस अवस्था में मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त होती है। तो मिट्टी की नमी जो है कम रहता है, फसल के लिए अपर्याप्त होता है, तो इसे कृषिगत सूखा कहा जाएगा। आगे है सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। तो सिंचाई आयोग ने बांटा है सूखा प्रभावित क्षेत्र को 2 भागों में। पहला भाग है आपका सूखा क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वर्षा का विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण, गुजरात क्षेत्र आते हैं, जहां मरुस्थलीकरण रोकने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, जल मृदा का प्रबंधन आदि के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो सौराष्ट्र और कच्छ के रण में जो है मरुस्थलीकरण रोकने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहेंगे? तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम एवं वर्षा की विचलनशीलता सामान्य 25% हो। इसके अंतर्गत गुजरात तो 25 डिग्री हो, सामान्यतः 25% हो और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहेंगे। तो कौन कौन से सूखाग्रस्त क्षेत्र में आते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक। तो बीच कर्नाटक भी आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी आता है। और आगे है रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा क्षेत्र, दक्षिणी तेलंगाना का दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के कुछ भाग, बिहार में चंपारण जो कि उत्तर दिशा में है, चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा नहीं, सिर्फ मिर्ज़ापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया व उड़ीसा में कालाहांडी जिले आते हैं। ठीक है, ये सब क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। और ये याद रखना है बिहार में बाढ़ आता है, लेकिन यहाँ भी सूखाग्रस्त जिला है जो कि चंपारण जिला है। उत्तर प्रदेश में 2 जिला था। ठीक है, आगे देखिए, ये क्षेत्र द्वितीयक हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र हैं। द्वितीयक हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र यहाँ सूक्ष्म कृषि प्रणाली, मृदा जल प्रबंधन, ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई, सामाजिक वानिकी, भूमि उत्पादकता को बढ़ाने के विविध प्रयास तथा वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे हैं। तो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में ये सब क्षेत्र जो है द्वितीयक हरित क्रांति के रूप में क्षेत्र में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के रूप में पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हैं। तो भूमि उत्पादकता को बढ़ाने के विविध प्रयास किए जा रहे हैं इस सब क्षेत्र में। तो सूखा प्रभावित क्षेत्र के बारे में आपने जाना। अब जानिए बाढ़ के बारे में। जब नदियां या जलधाराएं तटबंधों को पार कर अपने जल को आसपास के क्षेत्र में फैला देती है, तो
इस घटना को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा का होना, चक्रवातीय तूफानों से भी अचानक अत्यधिक वर्षा से तटीय भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल के अचानक फटने से राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में भी कभी-कभी बाढ़ आ जाती है स्थिति देखने को मिलता है। यद्यपि बाढ़ के लिए मानसून की प्रकृति ही मुख्यतः उत्तरदायी है, परंतु नदी बेसिनों में अधिक अवसादीकरण, नदियों का मार्ग बदलना, मानवीय बसाव के कारण नदियों के अफवाह बेसिन का संकरा होना, पहाड़ी ढालों पर वनों की अंधाधुंध कटाई, विकास कार्यक्रम में ढाल का ध्यान न रखा जाना आदि बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, तो बाढ़ का उत्तरदायी कारक के बारे में जाना, विकास कार्यक्रम में ढाल का ध्यान न रखा जाना, जो भी ढाल का ध्यान नहीं रखता है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होता है, नदियों के अफवाह बेसिन का संकरा हो जाना, मानवीय बसाव के कारण ये सब होता है, नदी का संकरा होता है, नदियों का मार्ग बदल जाता है, अवसादीकरण होने के बाद, अवसाद होने के बाद, ज़्यादा उसमें कचरा रहने के बाद अलग अलग दिशा में नदियाँ प्रभावित होने लगती है। आगे है 60% नदियों की से आने वाले बाढ़ एवं 40% अधिक वर्षा एवं चक्रवातों से आने वाले बाढ़ से होता है। ठीक है, तो क्या होता है हानि, बाढ़ के द्वारा जो हानि होता है, तो 60% आपका हानि नदी से आने वाला बाढ़ होता है, बाढ़ से होता है 60% हानि, और 40% हानि होता है आपका वर्षा के द्वारा चक्रवातों से होने वाला हानि। आगे देखिए 40 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश के 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताया है। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 40 मिलियन हेक्टेयर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताया। बाढ़ संरक्षण उपायों के बावजूद हर वर्ष 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसमें कुल बोए गए क्षेत्र की 3.5% और 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया है, तो उसमें से 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो है आपका बाढ़ आती है, और उसमें से जो है भूमि क्षेत्र में जो है भूमि जो शामिल है आपका 3.5 मिलियन हेक्टेयर में भूमि शामिल है। जब बाढ़ अपने चरम सीमा पर होती है तो उस वर्ष अधिकतम 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र तक प्रभावित हो जाता है। तो अधिकतम 7.7 मिलियन तक होता है जब अधिकतम बारिश होता है, वर्षा होता है, और चरम सीमा पर बाढ़ होता है तो 10 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र भी छेक लेता है बाढ़ ने। बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ आयोग ने बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार विभिन्न बाढ़ क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा। अधिकतम आवृत्ति क्षेत्र, यहाँ हर वर्ष बाढ़ की घटनाएं होती है। इनके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी, निम्न गंगा घाटी, नीचे की गंगा घाटी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, गंडक, कोसी जैसी नदियों के बाढ़ क्षेत्र शामिल हैं। आगे देखिए, वो हो गया आपका अधिकतम बाढ़ क्षेत्र। ये मध्यम आवृत्ति वाले हो गया क्षेत्र, यहाँ 5 वर्ष या कम अंतराल पर बाढ़ की घटनाएं होती है। भारत के अधिकतर अन्य बाढ़ क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। और निम्न आवृत्ति बाढ़ क्षेत्र में ये क्षेत्र हैं जहां कम वर्षा होती है, परंतु जहां सामान्यतः 5 वर्षों से भी अधिक अंतराल पर बादल प्रस्फोट से अचानक भारी वर्षा तथा अनियमित जल निकासी व्यवस्था के कारण बाढ़ घटनाएं देखने को मिलती हैं। आगे बाढ़ नियंत्रण हेतु संरचनात्मक उपायों के तहत बांध व जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। जल निकासी चैनलों में सुधार किया जा रहा है। नदियों को जोड़ना, वनीकरण जैसे उपाय आते हैं, परंतु INCID इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के अनुसार सिर्फ संरचनात्मक उपायों से बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। अतः उसने फ्लड प्लेन जोन की अवधारणा प्रस्तुत की है और बताया कि यहाँ किसी भी
विकास गतिविधि से पूर्व बाढ़ विशेषज्ञों की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में सभी बाढ़ग्रस्त नदियों के लिए मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। संपूर्ण देश में 325 पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित किया जा चुके हैं। इनसैट व IRS उपग्रह प्रणालियों से बाढ़ की भविष्यवाणी में भी बेहतर मदद मिल रही है और 2018 में पूर्वानुमान की प्रभावी शुद्धता 98% तक है। नवीनतम उपग्रह आसन सेट व मेट सेट आदि के आने के बाद बाढ़ पूर्वानुमान की प्रसिद्धता बढ़ी है। तो ये हो गया आपका बाढ़ के बारे में पूरी तरह से जलवायु का चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वाला चैप्टर में भारत की मिट्टी के बारे में जानेंगे, भारत की मिट्टी के बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। पढ़ाई लिखाई करते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।